हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वकील करो। आज हम शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। हु विल बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर अ चाइल्ड बोर्न फ्रॉम एन इलेजिटिमेट रिलेशन और अ लिव इन रिलेशनशिप। यानी कि यदि कोई बच्चा किसी नाजायज संबंध या किसी लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे कपल से पैदा होता है तो उस बच्चे का रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? उस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या माँ के पास होती है या पिता के पास होती है? आज का यही टॉपिक है और आज हम समझने वाले हैं इस रिलेटेड प्रोविजन के बारे में। हमारे सीआरपीसी के चैप्टर 9 में जो है सेक्शन 125 में मेंटेनेंस से रिलेटेड जो है प्रोविजंस दिए हुए हैं। इस सेक्शन में जो मेंटेनेंस से रिलेटेड प्रोविजंस दिए हुए हैं वो 3 लोगों के लिए दिए हुए हैं, एक वाइफ के लिए, चिल्ड्रन के लिए और साथ ही साथ जो है पेरेंट्स के लिए भी। आज का जो हमारा वीडियो है ये बेसिकली इस चिल्ड्रन के ऊपर बेस्ड है, यानी कि यदि कोई चिल्ड्रन अपना भरण पोषण करने में अपने आप को मेंटेन करने में असफल रहता है या उसे कोई कठिनाई महसूस होती है तो उस सिचुएशन में उस बच्चे का जो मेंटेनेंस होता है वो कौन करता है और अकॉर्डिंग टू सेक्शन 125 कौन रिस्पॉन्सिबल होता है उसके मेंटेनेंस के लिए। तो हमारे सीआरपीसी के सेक्शन 125 के क्लॉज 1 में टोटल जो है वो 4 प्रोविजंस दिए हुए हैं, जिसमें से चिल्ड्रन से रिलेटेड जो प्रोविजन है वो बी और सी है। आज हम इन्हीं दोनों पर जो है फोकस करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। इसकी शुरुआत करने से सब पहले हमें ये समझना होगा कि ये जो इलेजिटिमेट वर्ड दिया हुआ है ये क्या होता है। इलेजिटिमेट वर्ड का मतलब ये होता है कि यदि लड़का और लड़की बिना शादी करे जो एक साथ रहते हैं उसके बाद में जब कोई बच्चा पैदा होता है बिना किसी शादी के रिचुअल्स को और रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो किए बिना यदि जो संतान पैदा होती है उसे हम कहते हैं इलेजिटिमेट चाइल्ड। इलेजिटिमेट चाइल्ड को हिंदी में हम अधर्मज संतान कहते हैं। अब समझते हैं कि ये क्लॉज बी है जो वो क्या कहता है कि हिज लेजिटिमेट यानी कि जो धर्मज संतान, यानी कि जब लड़का और लड़की की शादी हो जाती है, शादी के बाद में जो संतान पैदा होती है उसे हम कहते हैं लेजिटिमेट चाइल्ड यानी कि धर्मज संतान। चाहे वो धर्मज संतान हो या फिर अधर्मज संतान हो, माइनर चाइल्ड है, चाहे वो शादीशुदा हो या फिर अविवाहित हो, उस सिचुएशन में यदि वो बच्चा अपने आप को मेंटेन करने में, अपने आप का जो भरण पोषण करने में असफल रहता है तो उस सिचुएशन में उसके फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 125। अब यहाँ पर ये समझते हैं कि जो माइनर चाइल्ड है ये कौन होता है। अकॉर्डिंग टू इंडियन माइनॉरिटी एक्ट जो बच्चा 18 साल या 18 साल से कम उम्र का होता है उसे कहते हैं माइनर चाइल्ड। तो इस क्लॉज बी में यही लिखा हुआ है कि यदि कोई धर्मज संतान हो चाहे अधर्मज संतान हो, अधर्मज संतान के अंदर वो भी कवर होगी जैसे किसी लिव इन रिलेशनशिप में जब रह रहे लड़का और लड़की रहते हैं और उनसे जब कोई संतान पैदा होती है और वो 18 साल से कम उम्र की होती है तो और वो जो है अपने आप को मेंटेन करने में असफल रहते हैं तो अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन उसके फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस बच्चे के मेंटेनेंस की। अब समझते हैं क्लॉज सी को। इसमें लिखा हुआ है कि हिज लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड नॉट बीइंग अ मैरिड डॉटर who has attained a majority where such child is by reason of any physical or mental abnormality or injury unable to maintain itself। इसका मतलब ये है कि यदि कोई लेजिटिमेट यानी कि धर्मज और इलेजिटिमेट यानी कि अधर्मज संतान जब वो मेजोरिटी अटेन कर लेती है यानी कि 18 साल से ऊपर, जो 18 साल से बड़ी उम्र के हो जाते हैं जब वो बच्चे, तो उस सिचुएशन में यदि वो लड़का या लड़की किसी भी फिजिकल या किसी भी मेंटल बीमारी से जो है ग्रसित होते हैं, किसी बीमारी से यदि वो पीड़ित होता है वो बच्चा, तो उस सिचुएशन में भी उस फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस बच्चे को मेंटेन करने की। इसके अंदर ये भी लिखा हुआ है इस ब्रैकेट में कि नॉट बीइंग अ मैरिड डॉटर। इसमें ये है कि यदि कोई लड़की 18 साल से जब ज्यादा उम्र की हो जाती है और उसके बाद में उसकी शादी हो जाती है, चाहे वो फिजिकली और मेंटली फिट ना हो, लेकिन उस सिचुएशन में उसके फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, यानी कि शादी के बाद में जो है यहाँ पर उस पति की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस बच्चे को संभालने की। तो ये सीआरपीसी के सेक्शन 125 के जो क्लॉज बी और सी है ये दोनों बात करते हैं इलेजिटिमेट चाइल्ड की। यदि कोई लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे लड़के और लड़की से कोई संतान, कोई बच्चा पैदा होता है तो उस सिचुएशन में यहाँ पर जो है फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस बच्चे को संभालने की। अब ये समझते हैं कि यदि कोई यदि किसी 18 साल से कम उम्र की लड़की की जो है शादी कर दी जाती है तो उस सिचुएशन में वहां पर कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा।
इस सेक्शन में ये लिखा गया है कि यदि कोई शादी, लड़की की शादी नहीं होती है तब तक तो उसके फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन शादी होने के बाद जो है उसके हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन यदि कोई माइनर चाइल्ड है, यानी कि 18 साल से कम उम्र की यदि कोई लड़की है और उसकी शादी हो जाती है और उसका हस्बैंड जो है उसको मेंटेन करने में सक्षम नहीं होता है, उसको मेंटेनेंस देने में, उसको जो है भरण पोषण करने में केपेबल नहीं होता है, तो उस सिचुएशन में जो है यहाँ पर फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी गई है। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन के प्रोविजन में ये बात लिखी हुई है। इस सीआरपीसी के सेक्शन 125 के प्रोविजन में ये लिखा हुआ है कि यदि कोई लड़की 18 साल से कम उम्र की है और उसके जो है पति उसका भरण पोषण करने में सक्षम नहीं होता, तो यहाँ पर उसके फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है, यानी कि उसके फादर जो है वो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस लड़की की मेंटेनेंस के लिए। अब यहाँ पर जो है ये 2 पॉइंट्स दिए हुए, जिसमें सबसे पहले समझते हैं इस पॉइंट को। इसमें ये लिखा हुआ है कि जब लिव इन रिलेशनशिप में लड़का और लड़की रहते हैं साथ में, और जब लड़की यहाँ पर कंसीव कर लेती है, तो जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो 9 मंथ्स का जो ड्यूरेशन होता है, इस दौरान जो उस पति की यानी कि उस फादर की उस बच्चे के प्रति मेंटेनेंस से रिलेटेड कोई भी प्रोविजंस नहीं दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पर जो है लॉ के अकॉर्डिंग उस पर्सन पर, उस फादर पर, उस हस्बैंड पर जो है ये नहीं कहा जा सकता कि तुम्हें उस बच्चे के लिए जो है 9 मंथ्स के दौरान जो भी मेंटेनेंस के लिए पैसा लगेगा वो तुम्हें देना पड़ेगा, क्योंकि सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी जो है इससे रिलेटेड बात नहीं करता है। सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी केवल उन्हीं के लिए बात करता है जब बच्चा एक बार पैदा हो जाता है, यानी कि जब माँ के गर्भ में यानी कि फीटस में जब बच्चा होता है उस वक्त जो मेंटेनेंस के लिए जो भी चीजें जरूरी होती है, जो भी नेसेसरी उसको रिक्वायरमेंट्स होती है लड़की को, उसके लिए यहाँ पर जो है फादर को रिस्पॉन्सिबल नहीं माना गया है। जब एक बार बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आ जाता है तो उस सिचुएशन में ये जो सेक्शन 125 है ये एप्लीकेबल हो जाता है। उस सिचुएशन में जो है उस बच्चे की जो मेंटेनेंस की सारी बात कही गई है वो सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी में कही गई है, लेकिन फीटस से रिलेटेड कुछ भी प्रोविजंस नहीं दिए हुए हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है और इसे समझते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें ये लिखा हुआ है कि यदि लिव इन रिलेशनशिप में जब लड़का और लड़की रह रहे होते हैं और उसके बाद में यदि वो कहीं और चली जाती है, लड़की किसी और के घर में जाकर के अपने परिवार वालों के साथ में रहने लग जाती है, तो उस सिचुएशन में वो जो बच्चा है उसके लिए उस फादर को रिस्पॉन्सिबल नहीं माना गया है। यानी यहाँ पर जो है बच्चा यदि किसी और की कस्टडी में चला जाता है तो यहाँ पर फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बताई गई है। सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी उस सिचुएशन में फादर जो है लायबल नहीं होता है उस बच्चे को मेंटेनेंस करने के लिए, उस बच्चे को मेंटेनेंस देने के लिए। अब ये समझते हैं कि सेक्शन 125 में जो प्रोविजन दिए हैं हुए हैं उनका एनफोर्समेंट, यानी कि उनको कानून के थ्रू कैसे लागू करवाया जा सके। तो यहाँ पर जो टोटल 2 मोड दिए हुए हैं कि सेक्शन 125 का जो है एनफोर्समेंट कैसे करवाया जा सकता है, जिसमें से सबसे पहला बात करता है वारंट की, कि यदि कोई जब पति पर जो है कोर्ट ऐसा ऑर्डर निकाल देती है कि अपनी पत्नी को ऐसा कुछ मेंटेनेंस देना पड़ेगा या अपने बच्चे को मेंटेनेंस देना पड़ेगा, अपने माता पिता को ये मेंटेनेंस देना पड़ेगा, और वो पति जो है वो बेटा जो है वो फादर जो है वो मेंटेनेंस देने के लिए फेल हो जाता है या मेंटेनेंस नहीं देता है, तो उस सिचुएशन में कोर्ट वारंट इशू करता है। यहाँ पर जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होता है उसके वो ही एम्पावर होता है यहाँ पर वारंट इशू करने के लिए सेक्शन 125 के अंतर्गत। सेकेंड अपन समझते हैं कि उस पर्सन को जो है जेल कब हो सकती है और कितने महीने की हो सकती है। यदि कोई फादर, हस्बैंड या फिर कोई बेटा इस सेक्शन 125 के अकॉर्डिंग फेल हो जाता है मेंटेनेंस देने के लिए, जो कि कोर्ट के थ्रू ऑलरेडी ऑर्डर आ चुका है, वो ऑर्डर के अकॉर्डिंग वो मेंटेनेंस देने में फेल हो जाता है, तो उस सिचुएशन में उस पर्सन को जो है कोर्ट 1 मंथ की पनिशमेंट देगा। जितने महीने का जो है ड्यू होता है बैलेंस, जितने महीने का जो मेंटेनेंस ड्यू होता है उतने महीने की उसको पनिशमेंट दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल यदि वो पिछले 6 महीने से मेंटेनेंस नहीं दे पा रहा है अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को या अपने माता पिता को, तो उसको जो है 6 महीने की जेल, यानी कि हर एक महीने के लिए उसको 1 महीने की जेल होगी। और यदि 6 महीने की जेल के बावजूद भी जो उसका 6 महीने का पैसा जो ड्यू रहेगा वो भी उसको उसके साथ में पे करना होता है। इसमें ऐसा नहीं होता है कि एक बार उसको इस 6 महीने की मेंटेनेंस के बदले में उसने 6 महीने की जेल काट दी तो उसका जो मनी है जो मेंटेनेंस का वो लैप्स हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर उसको पैसा भी देना पड़ता है इस 6 महीने के बाद में। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आज मैंने आपको ये डिस्कस किया कि यदि कोई नाजायज संबंध या किसी लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे लड़के और लड़की से कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है और कौन से सेक्शन में रिस्पॉन्सिबल होता है।
तो हमारे सीआरपीसी के सेक्शन 125 के अकॉर्डिंग उस फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस बच्चे के प्रति कि उसको जो है वो मेंटेनेंस दे, उसको उसके लिए भरण पोषण के लिए पैसा दे और उस बच्चे को जो है मेंटेन करे टिल द एज ऑफ मेजोरिटी। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी और आप प्लीज लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल वकील करो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।